नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। किसी भी चुनाव में विकास का मुद्दा सबसे ऊपर होना चाहिए, लेकिन लगता है पश्चिम बंगाल में सबसे ऊपर है हिंसा। आज हम बंग युद्ध में बम की संस्कृति का विश्लेषण करेंगे और कोरोना महामारी में वैक्सीन की बर्बादी पर एक बहुत बड़ी चिंता है। जानेंगे कि वैक्सीन की बर्बादी होती कैसे और इस बर्बादी रोकने का विकल्प क्या है। बात करेंगे एक नए तरह के संक्रमण की। ये संक्रमण है प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण का। कुछ राज्यों की राह पर अब उत्तर प्रदेश की सरकार भी चलने के लिए है, ये जानते हुए भी कि प्राइवेट कंपनियों के लिए आरक्षण की लहर कितनी खतरनाक है। एक खिलाड़ी खेल में हार गई और यह हार उसकी जिंदगी पर भारी पड़ गई। आज हम खिलाड़ियों से ही बात करेंगे कि आखिर वो जीत हार के इस दबाव से बाहर कैसे निकलते हैं। सबसे पहले बात बंगाल विधानसभा चुनाव की। बंगाल में बम का खेला सबसे बड़ी फिक्र बन गया है और आज प्रधानमंत्री मोदी ने विकास का खेला हो बे का एक नया नारा दे दिया। लेकिन पहले बीजेपी की आज की लिस्ट के बारे में जानना जरूरी है। बीजेपी ने आज 148 उम्मीदवारों की जो तीसरी लिस्ट जारी की है, उनमें 8 मुस्लिम उम्मीदवार और इनमें भी 3 महिलाएं। पार्टी ने गोलपोखर से गुलाम सरवर, चोपड़ा से मोहम्मद शाहीन, हरिशनपुर से मोहम्मद मतियुर रहमान, भागवा गोला से महबूब आलम, सुजापुर से एडवोकेट एस.के. जियाउद्दीन, डोमकल से रूबिया खातून, सागर दीघा से महफूजा खातून और रानीनगर से मासूहारा खातून को टिकट दिया है। इसके पहले की 2 लिस्ट में बीजेपी ने किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया था। ये एक चौंकाने वाली बात, खासतौर पर तब जब तृणमूल कांग्रेस ने पहले के मुकाबले इस बार कम मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। वर्ष 2016 में टीएमसी ने 57 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया, जबकि इस बार पार्टी ने 42 मुसलमानों को ही चुनाव में उतारा है। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने बीजेपी के पक्ष में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण रोकने की कोशिश में ऐसा किया और यही वजह है कि वो लगातार मंदिरों के दर्शन के लिए भी जा रही हैं और रैलियों में चंडी पाठ से लेकर हरे कृष्ण के नारे भी लगा रही हैं। बंगाल की राजनीति के जानकार ऐसा मानते हैं कि ममता बनर्जी अपने पारंपरिक मुस्लिम वोट के अलावा 15 से 20% हिंदू वोट पर भी नजर रखे हुए हैं और इसी कोशिश में उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता अपनाया। अब जरा उन सीटों का गणित समझिए जहां बीजेपी ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे। हमारे पास इस समय 7 सीटों के आंकड़े हैं जहां मुस्लिम आबादी आधी से भी ज्यादा है। मिसाल के तौर पर गोलपोखर में करीब 50% मुस्लिम है। इसी तरह चोपड़ा विधानसभा सीट पर भी मुसलमानों की आबादी करीब 50% है। हरिशनपुर में 51% से भी ज्यादा मुस्लिम जनता है, जबकि सुजापुर में भी मुस्लिम जनसंख्या 51% से ज्यादा है। डोमकल में यह आंकड़ा 66% को भी पार कर जाता है और यही हाल सागर दीघी और रानीनगर का भी है, जहां बीजेपी ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि चुनावी गणित के आंकड़े को और खासतौर पर जातीय धर्म को लेकर जो आंकड़े हैं उसकी अनदेखी करना मुश्किल है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। फिलहाल बात करते हैं एक बड़ी फिक्र की, बंगाल में बमबाजी के कल्चर की। पिछले 24 घंटे में जो कुछ हुआ है उससे यही लग रहा है कि बंगाल चुनाव का मतलब ही है हिंसा। अभी कल रात ही 24 उत्तर परगना में कई जगहों पर बमबाजी हुई है, बम फेंके गए हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया है। ये स्थिति ठीक नहीं है। ये बदले की, ये हिंसा, ये अत्याचार, ये माफिया राज और नहीं चलेगा। पुरुलिया की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस बमबारी की बात की वो पीएम के दौरे से कुछ घंटे पहले की बात है। बैरकपुर के बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के बाहर एक के बाद एक 14 बम फेंके गए। जिसके तुरंत बाद मौके पर रिपोर्टिंग के लिए टीवी 9 भारतवर्ष की टीम भी पहुंची। आप समझिए एकदम भारतवर्ष के हम लोग बाहर हैं। यहाँ माने एकदम पाकिस्तान का कानून चलता है, यहाँ भारत का कानून चलता ही नहीं है। तो ये बौखलाहट किस बात की है? बौखलाहट है, पैर के नीचे से जमीन खिसक चुकी है, सरकार जाने वाली है। कुछ अभी भी कुछ अधिकारी ये समझ रहे हैं कि इनकी सरकार है,
रहेगी, इसीलिए इनको बचाने के लिए सब कर रहे हैं। पुलिस का बिहेवियर क्या था? क्या पुलिस उनकी रक्षक के रूप में यहाँ खड़ी थी? देखिए, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन उनके मौजूदगी में कुछ घटना और अपराधी को कुछ नहीं होना, और इसके पहले भी करीब 4-5 बार घटना 10 दिन के अंदर में हो चुका था, और उसके बाद भी कुछ नहीं होना, ये सीधा साबित करता है कि उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। बमबारी की इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सांसद अर्जुन सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि जेल से छूटकर आए अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। अर्जुन सिंह ने जिन 3 लोगों का नाम लिया, उनमें से एक है काला बाबू। सांसद अर्जुन सिंह के आरोपों को लेकर हमने खुद काला बाबू से भी बात की। वो ये कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले आप जेल से छूट कर आए हैं। आप जेल गए थे? जेल गए थे। किस मामले में? फंसाए थे मर्डर केस में। मर्डर के केस में? अच्छा, कितने दिन आप जेल रहे? 8 बरस जेल में थे। 8 साल आप जेल में रहे? 8 साल जेल में हमको वही रखे थे। पुलिस आई थी क्या आपके यहाँ? नहीं, पुलिस नहीं आई थी। कल शाम को जब ये हादसा हुआ, 8 से लेकर 11 बजे तक के बीच का वक्त, उस समय आप कहाँ थे? हम यहाँ पर थे। पुलिस आएगी क्यों? 1 मिनट। पुलिस आएगी क्यों? वहाँ पर 50 CCTV कैमरा लगा हुआ है, तो थाना में देख रहा है आदमी कौन वहाँ बम चला रहा है। तो अब मेरे पास पुलिस क्यों आएगी? सही बात है। इसलिए पुलिस नहीं आई। आपसे अभी तो कोई पूछताछ नहीं, कोई पूछताछ नहीं हुआ। पुलिस बुलाएगी तो थाने जाएंगे आप? जरूर जाएंगे, जाते हैं जब बुला दिए। बीजेपी और टीएमसी के समर्थकों के बीच नंदीग्राम में भी हिंसक झड़प हुई। बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी की चुनावी सभा के दौरान हुई इस हिंसा में बीजेपी के कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। इस बीच बमबारी की एक और घटना हावड़ा में भी हुई। बताया जा रहा है कि इस घटना के पीछे जमीन की लड़ाई है। शुक्र है इसमें किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं आया है, लेकिन बंगाल में बम मिलने और बम से हमले की घटनाएं लगातार देखने में आ रही हैं। मिसाल के तौर पर इसी साल 14 मार्च को मुर्शिदाबाद में 16 जिंदा बम बरामद किए गए थे। 9 मार्च को दक्षिण 24 परगना में 180 जिंदा बम मिले थे। 5 मार्च को दक्षिण 24 परगना में ही बम फटने से एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई थी। 17 फरवरी को बंगाल के मंत्री जाकिर हुसैन पर मुर्शिदाबाद में बम से हमला किया गया था। इसी तरह 13 फरवरी को नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी नेता बाबू मास्टर पर बम से अटैक हुआ था। 5 जनवरी को पूर्वी मिदनापुर में बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर बम से हमला किया गया था। कि पिछले 100 दिनों में जो 130 लोगों की हमारी हत्या हुई, ये कौन किया? एक शब्द भी आपने उसके ऊपर निंदा किया है क्या? क्या आपकी मन में इसके लिए कोई पीड़ा है क्या? आपको सत्ता चाहिए, आपकी भतीजे की स्वार्थ चाहिए, आपकी गुंडों की संरक्षण आप करते हो। ये नहीं चलने वाला है। बंगाल में परिवर्तन जनता करके रहेगी। आपको याद होगा कि 10 मार्च को नंदीग्राम की एक घटना में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घायल हो गई थी। वो लगातार व्हील चेयर पर चुनाव प्रचार कर रही हैं। उस घटना को लेकर टीएमसी जितनी फिक्रमंद दिखाई पड़ी, वो फिक्र बमबाजी की घटनाओं में नहीं दिख रही है। आज बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी ने जहां पुरुलिया में रैली की, वहीं ममता बनर्जी मिदनापुर में 3 रैलियों में शामिल हुई। टीएमसी सरकार सिर्फ अपने खेल में ही लगी रही। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। हमको लड़ाई जारी है। 2 मई दिल्ली যাচ্ছে আসল পরিবর্তন আছে। अरे बांग्लाয় পরিবর্তন হবে না, পরিবর্তন দিল্লি में होगा। आपका जाना पड़ेगा। খেলা হবে, খেলা হবে। খেলা শেষ হবে, বিকাশ আরম্ভ হবে।
दीदी के खेला होबे के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया नारा सुनाया और बीजेपी के इस खेला को विकास का खेला बताया। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले चाकरी होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले विकास होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले शिक्षा होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले महिलादेर उत्थान होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले যুব শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ হবে। सही गलत तो छोड़ दीजिए, लेकिन अच्छा है कि दीदी ने अपने चुनावी रैली में जब जवाब दिया तो मुद्दा विकास के ही इर्द गिर्द रखा। এখন বলছে রেল বন্ধ করে দাও, কোল বন্ধ করে দাও, বিএসএনএল বন্ধ করে দাও, ব্যাংক বন্ধ করে দাও, ইন্স্যুরেন্স বন্ধ করে দাও। বলুন তো কত মানুষের ইন্স্যুরেন্স আছে? আজ সব যদি বিক্রি করে দেয় আপনার টাকা আপনি পাবেন তো? ব্যাংকগুলো যদি বন্ধ হয়ে যায় আপনার টাকা আপনি পাবেন তো? पैसे कहाँ से मिलेंगे और मिलेंगे या भी नहीं? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीजेपी तो पैसे सीधे खाते में दे रही है, लेकिन टीएमसी का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। भाजपा की केंद्र सरकार की नीति है डीबीटी। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। पश्चिम बंगाल में दीदी सरकार की दुनीति है टीएमसी यानी ट्रांसफर माय कमीशन। हम डीबीटी वाले हैं जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करते हैं, वो टीएमसी ट्रांसफर माय कमीशन में ही डूबे हुए। ममता बनर्जी ने सीपीएम और कांग्रेस को भी हराने की अपील की, लेकिन लोगों से कहा कि बीजेपी को बोल्ड करना होगा। জেতা হবে, জেতা হবে। এই যুদ্ধে বিজেপিকে পরাস্ত করতে হবে, সিপিএমকে পরাস্ত করতে হবে, কংগ্রেসকে পরাস্ত করতে হবে আর মানুষকে জয়ী করতে হবে। তাই এই খেলায় লড়বো, বাঁচবো, গড়বো, জিতবো আর বিজেপিকে এমন হারান যে মাঠ থেকে একদম বল যেন বল পোস্টের ওপর দিয়ে বেরিয়ে যায়। একদম এমন ভাবে ব্যাটিং করুন যাতে বোল্ড আউট করে দিন। দোমাই দিদি যাচ্ছে, আসল পরিবর্তন আছে, আসল পরিবর্তন আছে। जनता बोलती है बहुत कुछ होवे, लेकिन विकास कब होवे? बंगाल चुनाव का हाल देख लिया आपने। अब बंगाल की इंडस्ट्री का इतिहास और वर्तमान देखें हमारे खास सेगमेंट विकास की तलाश में। बंगाल चुनाव की सरगर्मी चरम पर है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन किसके साथ, किसका छूटा हाथ, इन सब की चर्चा 24 घंटे हो रही है, लेकिन हम बंग युद्ध के बीच विकास की तलाश कर रहे हैं। इस सीरीज में हमने आपको वहां के पलायन का दर्द दिखाया और पीने के पानी की समस्या भी बताई। और आज हम बंगाल के उजड़ते उद्योगों की ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आए हैं, उन इंडस्ट्रीज की जो कभी पश्चिम बंगाल की जान हुआ करते थे, देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हुआ करते थे, लेकिन अब ना तो उन इंडस्ट्रीज की चर्चा हो रही है और ना ही उन पर कोई बहस चल रही है। देखिए उजड़ते उद्योग और फैक्ट्री वीरान जो कभी बंगाल की थे शान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। হরে কৃষ্ণ হরে রাম, বিজয় জয়
हरे राम, विदाई जाओ बीजेपी राम। ये बंगाल का सियासी बैटल ग्राउंड है, जहां राम नाम की गूंज है और कृष्ण का जयकार भी। हरे कृष्ण हरे राम, विदाई जाओ बीजेपी राम। यहाँ सत्ता की सीढ़ी के लिए जोड़ तोड़ भी जारी है और तोड़ फोड़ भी। बीजेपी यहाँ पहली बार बंजर में कमल खिलाने का जी तोड़ प्रयास कर रही है। वहीं दीदी भी साम दाम और दंड भेद के जरिए अपनी सियासी जमीन को खिसकने नहीं देना चाह रही। लेकिन पश्चिम बंगाल के 10 करोड़ लोगों की बड़ी फिक्र है कि चुनावी घमासान में उद्योग धंधों के मुद्दे गायब क्यों हैं। ये फिक्र इसलिए बड़ी है क्योंकि वर्ष 1911 से पहले कलकत्ता भारत की राजधानी थी। आज़ादी के बाद 3 दशक तक पश्चिम बंगाल के कपड़ा उद्योग की ख्याति न केवल दूसरे राज्यों तक जुड़ी थी, बल्कि लाखों लोगों की रोजी रोटी इससे जुड़ी थी। वर्ष 1947 के आसपास देश भर में कुल 65 कपड़ा मिलें थीं, जिनमें से 37 मिलें अकेले सूबे में ही थीं। 37 मिलों में से 18 सरकारी और 19 पर प्राइवेट कंपनियों का मालिकाना था, जिनमें हजारों लोग काम करते थे। लाखों मीटर कपड़े की बुनाई होती थी और एक समय बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और असम के अलावा पूर्वी भारत की निर्भरता बंगाल में बने कपड़ों पर ही थी। लेकिन वर्ष 1977 में वाम मोर्चा के सत्ता में आने के बाद साल दर साल सूबे का कपड़ा उद्योग सिकुड़ता गया और वर्ष 2011 में आई ममता सरकार भी इसे संभाल नहीं पाई। आज हालत ये है कि बंगाल में सरकारी क्षेत्र की एक भी मिल अस्तित्व में नहीं है। बंगाल में उद्योग धंधे कितने मजबूत थे, इसके लिए आपको एक आंकड़ा दिखाते हैं। वर्ष 1880-81 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 21% से ज्यादा थी। मतलब बंगाल की अर्थव्यवस्था के 5वें हिस्से से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ही आता था। लेकिन 2014-15 में ये घटकर 10% से भी नीचे पहुंच गया। पश्चिम बंगाल में इंडस्ट्रीज फर्श से अर्श तक कैसे पहुंच गई, हमने इसकी बड़ी पड़ताल की। TV9 भारतवर्ष की टीम बंगाल के कई इलाके में बंद पड़ी फैक्ट्री तक गई। वहां ताले क्यों लगे, इसकी तह तक पहुंची। देखिए, ये कोलकाता का हिंदुस्तान मोटर्स है, जो बंगाल के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जान हुआ करती थी और यहाँ बनी एम्बेसडर कार देश की शान हुआ करती थी। लेकिन ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद वर्ष 2014 में हिंदुस्तान मोटर्स बंद हो गया और एशिया का सबसे बड़ा मोटर कारखाना बंद होने से लाखों लोग प्रभावित हो गए। 7 सालों में हिंद मोटर के आसपास के मानी ये पूरे उत्तरपड़ा विधानसभा ने पूरे हुगली जिला को इफेक्टेड कर रहा है। लाखों लोग इससे बेरोजगार हुए हैं। इसमें कितने सारे स्पेयर पार्ट्स बनते थे, इससे बाजार, लोकल बाजार था, स्कूल कॉलेज थे, बिल्डिंग था, सारे लोगों का अभी फाइनेंशियल कंडीशन इस हिंद मोटर के बंद होने से खराब हुआ। आदम के ज़माने की ज़िंदगी जो पहले हुआ करती थी, जो उससे भी बदतर है। जो कलकत्ता के इतने एक तो मेट्रोपॉलिटन सिटी के पास इतना करीब 12 किलोमीटर दूर हम लोग यहाँ पर हैं। 4 दिन खा रहे हैं, 4 दिन उपवास पड़ते हैं और क्या करते हैं। कैसे आप बताइए, कैसे चंगेगा जिसके घर में आमदनी नहीं होगा। जो बच्चा पढ़ना चाहिए वो बच्चा पानी भर रहा है, वो बच्चा जाके ईंटा बांगू का काम कर रहा है खाने के लिए। हिंदुस्तान मोटर्स की बंदी का कारण उसका उम्र दराज होना भी बताया जाता है। लेकिन टाटा कंपनी की नैनो कार का क्या कसूर था, जो बंगाल ने साल 2008 में सिंगूर में नैनो के कारखाने को लगाने से इनकार कर दिया था। सिंगूर विरोध की सूत्रधार ममता बनर्जी अब करीब 10 साल से राज्य के मुख्यमंत्री हैं। पश्चिम बंगाल में विकास की तलाश और बदहाल इंडस्ट्री की पड़ताल करते हमारी नज़र भी सिंगूर की इसी ज़मीन पर भी पड़ी, जहां टाटा ने नैनो कार की फैक्ट्री लगाने का काम करीब 90% तक पूरा कर लिया था। लेकिन तब भूमि अधिग्रहण के खिलाफ ममता बनर्जी ने ऐसा आंदोलन चलाया कि टाटा को वहां से अपना काम समेटकर गुजरात ले जाना पड़ा। लेकिन आज भी यहाँ पिलर और दीवारों के अवशेष पड़े हैं और जिस ज़मीन को बचाने के लिए दीदी ने दंगल छेड़ा था, वो ज़मीन भी बंजर पड़ चुकी है। मतलब ना तो फैक्ट्री लगी और ना ही ज़मीन का ही इस्तेमाल हो पाया। कोई तो एक इंडस्ट्री बनना चाहिए, ये मे बी टाटा और दूसरा कोई एक हेवी इंडस्ट्री बनना चाहिए, जिससे जो हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है यहाँ से वो ख़त्म हो जाए, जो एडुकेटेड यंग जनरेशन है उसके पास कोई नौकरी मिले। तो देखा आपने, सरकारों की बेफिक्री के चलते पश्चिम बंगाल में टेक्सटाइल, लेदर समेत कई उद्योग बंद हो गए।
या यूं कहें कि सिकुड़ते चले गए। ममता बनर्जी की जिद के आगे टाटा नैनोकार का नया प्रोजेक्ट वापस लौट गया, जिससे बंगाल में हजारों लोगों को नौकरी मिल सकती थी, लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता था। तब देश के उद्योगपतियों को भी बंगाल की बेरुखी का डर सता रहा था, लेकिन जब ममता सरकार में आई तो दूसरे टर्म में भूमि अधिग्रहण के विरोध की भूल को समझ पाई। इसीलिए वर्ष 2018 में उन्होंने कोलकाता के न्यू टाउन में ग्लोबल बिजनेस समिट का आयोजन किया, जिसमें मुकेश अंबानी, लक्ष्मी मित्तल, निरंजन हीरानंदानी और उदय कोटक और प्रणव अडानी के साथ साथ कई बड़े उद्योगपति शामिल हुए। तब सभी उद्योगपतियों ने ममता बनर्जी की तारीफ की थी और राज्य में 2,19,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव भी आए थे। मतलब दीदी ने 2 साल पहले औद्योगिकरण की भूमिका निभाई, लेकिन जमीन पर इतना कुछ आकार नहीं ले पाया। तो पश्चिम बंगाल में विकास की तलाश सीरीज में ये थी इंडस्ट्री की फिक्र। कल हम आपको दिखाएंगे बंगाल में हर घर एक सपने में कितना ग्रहण, यानी आम इंसानों के आशियानों की फिक्र। बंगाल में विकास की सुस्त रफ्तार है तो देश में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार है। अब फिक्र कोरोना के रफ्तार की और वैक्सीन की बर्बादी की। इस वक्त हर किसी के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि अगर कोरोना वैक्सीन बर्बाद चली जा रही है तो जो लोग वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं उन्हें पहले ही टीका दे देने में क्या परेशानी है? इस सवाल का हम जवाब आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको सबसे चौंकाने वाली खबर बताते हैं। चौंकाने वाली खबर यह है कि अब कोरोना का संक्रमण आउट ऑफ कंट्रोल होता दिख रहा है। कोरोना एक बार फिर एक के बाद एक नए केस का रिकॉर्ड तोड़ रहा है और हिंदुस्तान की परेशानी बढ़ा रहा है। 16 मार्च को करीब 29,000 कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जो सर्वाधिक आंकड़ा था, और 12 दिसंबर 2020 के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा केस का रिकॉर्ड था। लेकिन ये रिकॉर्ड 17 मार्च यानी बुधवार को करीब 36,000 नए केस आने के साथ टूट गया, क्योंकि इससे पहले इतने केस 101 दिन पहले यानी 5 दिसंबर 2020 को आए थे। यानी संक्रमण का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है और इस रफ्तार को रोकने के लिए इस वक्त सिर्फ एक ही उपाय नजर आ रहा है। उपाय यह है कि जल्द से जल्द सभी लोगों को वैक्सीन लगा दी जाए, जो मौजूदा रफ्तार से जल्द होता नहीं दिख रहा है। क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 16 जनवरी यानी जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है तब से 17 मार्च तक देश में कुल 3 करोड़ 64 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। इसमें दूसरी डोज वाले लोग भी शामिल हैं। इस हिसाब से अब तक करीब 3% आबादी को ही वैक्सीन लगी है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर इस रफ्तार से वैक्सीनेशन चलता रहा तो 130 करोड़ की आबादी वाले हिंदुस्तान को वैक्सीन कवच से लैस करने में सालों लग जाएंगे। इसीलिए तमाम एक्सपर्ट्स ये रफ्तार और दायरा बढ़ाने की वकालत कर रहे हैं। एम्स दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि हमें एक दिन में कम से कम 50 लाख डोज देने की जरूरत है। अब तक जितनी वैक्सीनेशन हुई उसका औसत निकालें तो हर दिन करीब 6 लाख टीके ही लगाए गए। लेकिन समस्या सिर्फ रफ्तार का कम होना नहीं है, बल्कि वैक्सीन वेस्टेज यानी वैक्सीन की बर्बादी भी है, क्योंकि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन सबसे बड़ा और कारगर हथियार है और उसकी बर्बादी करने का मतलब है कोरोना को मजबूत करना। कोविड वैक्सीन वो संजीवनी जो लोगों को किलर कोरोना से बचने का कवच दे रही है, लेकिन ये संजीवनी बर्बाद भी की जा रही है। 2 डोज जिंदगी वाली वैक्सीन वेस्ट की जा रही है। कहां और कितनी प्रतिशत वैक्सीन की डोज वेस्ट हो रही है वो आप इस मैप में देख सकते हैं। पूरे देश में वेस्टेज का प्रतिशत 6.5 है, लेकिन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर में उससे भी ज्यादा है। हमारे जितने सेंटर्स प्रोएक्टिव होंगे, मिशन मोड में काम करेंगे, वेस्टेज भी कम होगा, संख्या भी बढ़ेगी और एक विश्वास तुरंत बढ़ेगा। सवाल यह है कि आखिर वैक्सीन वेस्ट क्यों हो रही है और कैसे हो रही है? क्या वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर लोग नहीं आ रहे या वैक्सीन का रखरखाव ठीक से नहीं हो पा रहा? कोल्ड चेन मेंटेन करना भी उतना ही ज़रूरी है, जो कि हमारे वर्कर्स सारे इसके लिए बहुत वेल ट्रेंड है, क्योंकि वैक्सीन को हमेशा कोल्ड चेन में ही रखना है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और हम लकी हैं कि हमारे पास में वैक्सीन ऐसे हैं जो कि हमारी कोल्ड चेन के अनुसार ही बने हैं करके। इसलिए अब आपको पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर जो वैक्सीन लगाई जा रही है उनकी एक शीशी में कितनी डोज होती है। कोविशील्ड की एक शीशी में 10 डोज और कोवैक्सीन की एक शीशी को 20 डोज के साथ उतारा गया था। एक बार शीशी खुलने के बाद 4 घंटे के अंदर ही इस्तेमाल करना जरूरी होता है। अब हो ये रहा है कि बहुत जगहों पर वैक्सीन के लिए रजिस्टर सभी लोग नहीं पहुंचते हैं, जिसकी वजह से शीशी में कुछ डोज बच जाती हैं और बर्बाद हो रही हैं।
इसके पीछे एक बड़ी वजह है वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में मौजूद भ्रांतियां और झिझक। ऐसे में वैक्सीन वेस्टेज रोकना बहुत बड़ी चुनौती है। वैक्सीन की डोज बर्बाद होने से रोकने के लिए कोवैक्सीन की 20 डोज की जगह 10 डोज वाली शीशी सप्लाई होने लगी है, लेकिन वेस्टेज में कोई खास कमी नहीं आई। वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। डॉक्टर अनिल गोयल हैं जो आईएमए के सेक्रेटरी हैं, फिनांस हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, ये क्या वजह है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि वैक्सीनेशन ड्राइव में ये हो रहा है? देखिए, आप जैसे अगर इसको देखेंगे, ये कोविड वैक्सीन है जिसमें 10 मल्टी डोज वायल है, इसमें 10 डोज होती हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ 4 पेशेंट हैं और 6 नहीं हैं, तो ये फिर इसके बाद वेस्ट हो सकती है ये। तो इसको वेस्टेज को बचाना होगा। वेस्टेज का सबसे पहले कारण ये है कि जो कोविन ऐप पर लोगों ने प्री रजिस्टर किया है, उसमें से कुछ लोग नहीं आते। ओवर रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास एक वेटिंग लिस्ट हम लोग बना रहे हैं। ये माइक्रो मैनेजमेंट इशू है जो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर को और जितनी हमारी हेल्थ अथॉरिटीज़ को मिलकर पब्लिक पार्टिसिपेशन के द्वारा करना चाहिए। तो एक विकल्प ये है कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पर तय सीमा से ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जाए, ताकि अगर कुछ लोग नहीं आए तो उनकी जगह दूसरे लोगों को टीका लगाया जा सके। ऐसा करने से बेशक इंतजार तो करना पड़ेगा, वक्त भी लगेगा, लेकिन वैक्सीन बर्बाद नहीं होगी। एक और विकल्प भी है, और वो ये कि एक शीशी में सिंगल डोज ही हो, लेकिन फिलहाल ये मुमकिन नहीं, क्योंकि इतनी तादाद में शीशियां बनाना मुश्किल है और ऐसा होने से वैक्सीन की कीमत अधिक हो जाएगी। लिहाजा इन सब चीजों पर गौर करते हुए इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प सबसे सही है, और वो ये कि अब वैक्सीन से एज ग्रुप की सीमा हटाकर हर नागरिक के लिए उपलब्ध करा दी जाए। जो वैक्सीन है उसको भी अब एज रिलैक्सेशन कर देना चाहिए। जैसे अभी 45 से 60 है, तो उसमें भी 18 साल से 45 साल तक कर देना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी वैक्सीनेशन लेना चाहते हैं, वो 50 साल से ऊपर के भी हैं, पर लेट से वो कोमॉर्बिड नहीं है, वो आके वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो इस तरह से किसी ना किसी को ज़रूर फ़ायदा पहुंचेगा और हम वैक्सीनेशन को भी पूरी तरह से यूज़ कर पाएंगे। सरकारों की ओर से जल्द वैक्सीनेशन की बात कही जा रही है और संक्रमण बढ़ने के लिए लोगों की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन क्या वाकई में सिर्फ आम जनता ही इसकी जिम्मेदार है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिन नेताओं को हम और आप कोरोना से लड़ाई में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का संदेश देते दिखते हैं, वो नेता लोगों को कंफ्यूज भी कर रहे हैं। इस वक्त आप जरा 3 तस्वीरें देखें। पहली तस्वीर पश्चिम बंगाल में हो रही चुनावी रैलियों की है, जिसमें ना सोशल डिस्टेंसिंग नजर आती है, ना ही चेहरे पर मास्क। दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश की है, जहां के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा रतलाम के दौरे पर गए, सरकारी और निजी कार्यक्रमों में पहुंचे, लेकिन मजाल है उनके चेहरे पर या फिर उनके आसपास मौजूद लोगों के चेहरे पर मास्क दिख जाए। और ये अगली तस्वीर है 2 दिन पहले सूरत की, जब गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के जन्मदिन पर एक अभिवादन कार्यक्रम रखा गया था। पूरे दलबल के साथ वहां पर पहुंचे वो, लेकिन मास्क नहीं था। ये सब उस समय सूरत में हुआ जहां गुजरात में सबसे ज़्यादा कोरोना केस आ रहे हैं। नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, बस सेवाएं, जिम, पार्क बंद किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि नेता को देखकर जनता क्या समझे? कोरोना के प्रकोप को लेकर लोग सावधानी बरतें या नेताजी की तरह लापरवाही? बहुत दुखद खबर है। अब जिंदगी की फिक्र है और स्ट्रेस मैनेजमेंट की। हर इंसान की जिंदगी में हार जीत लगी रहती है। खेल जगत में तो हार जीत का फैसला हर रोज होता है, लेकिन क्या कोई खिलाड़ी एक मैच में मिली हार से दुखी होकर खुदकुशी कर सकता है? आज ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि देश की मशहूर रेसलर गीता और बबीता फोगाट की ममेरी बहन ऋतिका फोगाट, जो एक होनहार रेसलर थी, उन्होंने खुदकुशी कर ली। इस घटना ने हर किसी को झकझोर दिया और हर किसी की फिक्र बढ़ा दी। इसीलिए आज हमने तमाम खिलाड़ी और कोच से पूछा कि वो अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं, ताकि देश के दूसरे खिलाड़ी ऋतिका फोगाट जैसे कदम ना उठाएं। लेकिन पहले आपको उस हार की पूरी कहानी सुनाते हैं जो 17 साल की ऋतिका फोगाट की दर्दनाक मौत की वजह बन गई। गीता और बबीता की कामयाबी से ही प्रभावित होकर इनकी ममेरी बहन ऋतिका फोगाट ने भी रेसलिंग की दुनिया में कदम रखा। और गीता और बबीता के पिता द्रोणाचार्य अवॉर्डी महावीर सिंह फोगाट की रेसलिंग एकेडमी में 4 साल से ट्रेनिंग ले रही थीं। पिछले दिनों ऋतिका फोगाट ने राजस्थान के भरतपुर में आयोजित राज्य स्तरीय सब जूनियर व जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा लिया।
14 मार्च को फाइनल मैच में वो सिर्फ 1 पॉइंट से हार गईं। बताया जाता है कि इस हार के बाद रितिका को गहरा सदमा लगा और वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने भरतपुर से हरियाणा के बलाली गांव लौटने के बाद दुपट्टे से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। परसों शाम को रात को पुलिस को सूचना मिली थी, जो पता चला है कि बबीता फोगाट की एकेडमी है जहाँ पे रेसलिंग की ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। तो उसके मामे की लड़की रितिका वहाँ भी प्रैक्टिस किया करती थी और भरतपुर जूनियर में जूनियर चैंपियनशिप हुई थी जिसमें वो 1 पॉइंट से पिछड़ गई थी और सेकंड पोजीशन आई थी। तो हो सकता है उससे मायूस होके उसने सुसाइड कर ली हो। रितिका फोगाट राजस्थान के झुंझुनू जिले के जैतपुर गांव की रहने वाली थीं। उन्होंने वर्ष 2020 में खेलो इंडिया गेम्स में भी राष्ट्रीय स्तर पर हिस्सा लिया था। बताया जाता है कि 14 मार्च को भरतपुर में मैच के दौरान रितिका के पिता मेनपाल और फूफा महावीर पहलवान भी मौजूद थे। हारने के बाद उन्होंने रितिका को हार जीत का महत्व भी समझाया था और भविष्य में कड़ी मेहनत के बूते फिर से मैच जीतने की सीख दी थी। वो उनकी भरतपुर स्टेट की कुश्ती थी जूनियर, और वो वहाँ 1 पॉइंट से फाइनल कुश्ती हार गई थी। ये एक वजह हो सकती है कि उसने आज ये कदम उठा लिया, और नहीं तो ऐसी कोई चीज़ नहीं कि हमारे तो हार भी हुई है जीत भी हुई है, लेकिन कभी इस तरह की चीज़ हमने न देखी थी न सुनी थी। रितिका की आत्महत्या के बाद उनकी ममेरी बहन रेसलर गीता फोगाट ने ट्वीट कर गहरा दुख जताया और कहा कि हार जीत खिलाड़ी के जीवन का हिस्सा होती है, लेकिन हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। हमारी भी फिक्र यही है कि हार जीत जीवन का हिस्सा होता है, तो फिर एक हार की वजह से जीवन को खत्म क्यों करना। कहते भी हैं कि सफलता की जननी होती है और जीवन में मिली नाकामयाबी ही इंसान को कामयाबी की कहानियों को गढ़ने का मौका देती है। इसीलिए आज हमने देश के कई मशहूर खिलाड़ियों और कोच से इस गंभीर विषय पर बातचीत की। ये रितिका फोगाट के आखिरी मैच का वीडियो है, यानी 14 मार्च को भरतपुर में हुए फाइनल मैच का, जिसमें रितिका ने कम पसीना नहीं बहाया, लेकिन 1 पॉइंट की हार से जिंदगी का गेम भी हार बैठी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एक हार जीत से किसी की जिंदगी तय हो सकती है? क्या खेल में मिली हार जिंदगी हारने को मजबूर कर सकती है? इन्हीं 2 सवालों को लेकर आज हम देश के कई जाने माने खिलाड़ियों और कोच से मिले। हमने उनसे स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बातचीत की, तो सबसे पहले सुनिए कुश्ती के एक्सपर्ट इसके बारे में क्या कहते हैं। इतना प्रेशर होता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। इतना प्रेशर होता है कि ऐसा लगता है कि कुश्ती बिगड़ भी गई तो हमारे 4-5 महीने की मेहनत ख़राब हो गई, और बहुत प्रेशर होता है इस चीज़ का। प्रेशर तो बहुत होता है, लेकिन हम उनको सिखाते हैं प्रेशर लेना नहीं है, कुश्ती फ्री माइंड से लड़नी है और बिल्कुल खुल के अपनी फुल परफॉर्मेंस देनी है उसके अंदर। लेकिन अगर प्रेशर में बच्चा रहेगा तो फिर वो अपनी परफॉर्मेंस पूरी नहीं दे पाता है। हरियाणा के भिवानी में हमारी टीम बॉक्सिंग एकेडमी में गई, वहाँ खिलाड़ियों की राय जानी, मशहूर बॉक्सर विजेंद्र के कोच और द्रोणाचार्य अवार्डी जगदीश शिवरान से भी इस फिक्र पर बातचीत की। देखिए, जैसे हम खेलते हैं तो बाउट में कभी हार जाते कभी जीत जाते हैं, मतलब डिसीजन हमेशा चेंज होते रहते हैं, हार जीत चलती रहती है। हमें इतना सीरियस लेके नहीं चलना चाहिए, वो सोचना चाहिए क्या कमी थी, कैसे ठीक किया जाए उसको, उस तरीके से लेके चलना चाहिए हमें। एक स्कोर से हार गई तो उसने इस बात को बड़ी गहराई से लिया और वो इसको हार को सहन नहीं कर सकी। खिलाड़ी बहुत बड़े दिल का होता है, उसको हार और जीत को ज़्यादा गहराई से नहीं लेना चाहिए। खेल में हार भी होती है, जीत भी होती है, हार ही जीत की बुनियाद है। तो मैं मानता हूं कि हमारे प्रशिक्षकों को और हमारे जो खेल जगत में जो हमारे साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक जुड़े हैं, उनको और अधिक सक्रियता से हमारे जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं उनको मानसिक रूप से मजबूत करना चाहिए।
इसमें दो राय नहीं कि खिलाड़ियों के ऊपर प्रेशर होता है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि ये दबाव पर्सन टू पर्सन अलग होता है। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि नाकामयाबी से सीखकर कामयाबी की नई कहानी गढ़नी चाहिए। हार जीत तो लगा ही रहता है, तो अगर हम हार भी जाते हैं उस लेवल को जाके, तो हम वो देखते हैं कि हम मतलब कितना प्रैक्टिस, कितना मेहनत किए हैं और कितना हमारा क्या रहा है। अगर हार भी जाएंगे तो भी हम उस लेवल का और मेहनत करके भी और आगे बढ़ने के लिए हम भी सोचते हैं, और उसे तो हारने के बाद में थोड़ा माइंड को प्रेशर तो पड़ता है। आज हमने इस फिक्र का जिक्र इसलिए किया क्योंकि आए दिन हमारे आसपास ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। कभी कोई छात्र एग्जाम में फेल होने के कारण मौत का विकल्प चुन लेता है, तो कोई इंसान जॉब नहीं मिलने पर मौत का रास्ता चुन लेता है। और ये फिक्र करोड़ों लोगों से जुड़ी है। लेकिन हमें समझना होगा कि सफलता और असफलता जीवन के दो पहलू हैं, और असफलता ही हमें सफलता की राह दिखाती है। और अब फिक्र हेडलाइंस। बंगाल के पुरुलिया में पीएम मोदी का ममता पर हमला, कहा दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले नौकरी होबे, चाकरी होबे, दीदी अब खेला खत्म, विकास आरंभ। अभिनेता अरुण गोविल बीजेपी में शामिल हुए। भगवान श्री राम का किरदार निभाने के बाद हुए थे मशहूर। बीजेपी ने बंगाल के लिए 148 उम्मीदवारों का किया ऐलान। एनसीपी के दबाव में हुआ परमवीर सिंह का ट्रांसफर। सूत्रों के हवाले से खबर। अनिल देशमुख ने कहा जांच में बाधा ना आए इसलिए तबादला, जांच में कोई दखल नहीं। दिल्ली सीएम केजरीवाल की केंद्र से अपील, अब देश में सबके लिए हो वैक्सीन। 3 महीने में पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट करने का किया दावा, बोले तैयार है वैक्सीनेशन प्लान। महाराष्ट्र में कोरोना विस्फोट, 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा कोरोना केस, 58 लोगों की कोरोना से मौत। अहमदाबाद में कल से नाइट कर्फ्यू। और अब देखते हैं जो है सो है। बिना मास्क पहने कार में अंदर अकेले बैठे चालक का चालान, और लोगों से भरी जगहों में बिना मास्क वालों को आजादी। शादी बारातों में लोगों के जुटान पर पाबंदी, और चुनावी रैलियों में लाखों लाख लोगों को जुटा लेने के खुद नेताओं के कैमरे पर किए दावों के बावजूद कोई देखने वाला नहीं। रात में सुनसान सड़कों पर कर्फ्यू, और दिन में सड़क बाजारों में भीड़ बेहिसाब। ये कर्फ्यू से निपटने का सरकारी फॉर्मूला है, बाकी तो जो है सो है। आपकी सेहत आपकी बात, देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।